नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं किनके साथ बैठा हूँ मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम महाराष्ट्र में हो और 11-12 साइंस लिएगा 10th में थे और तुम इनको नहीं जानते तो क्या ही मतलब है। दिनेश सर, मेरी जर्नी में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं इनके साथ इनके क्रैश कोर्स में था एंड इनसे मैंने पढ़ा है 2 साल 11-12 में मैथ्स भी पढ़ा है एंड और भी लेक्चर्स देखे एंड सीटी भी इनसे किया है मैंने क्रैश कोर्स में। तो आज ये आपको बताएंगे कि एमएसटी सीटी में लास्ट के 30 डेज 40 डेज बचे हुए हैं, तो आपको इन लास्ट दिनों में कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो सब। तो सर, अभी के टाइम में जो चल रहा है सीटी का, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए सीटी का लेवल के हिसाब से? देखो कैसा है कि अभी एमएसटीसीटी जो पहले होती थी और अभी जो एमएसटीसीटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। एक्चुअल में अगर कोई बच्चा सीटी की तैयारी करना चाहता है तो उसे 12th के साथ पैरेलल में ही करना चाहिए, साल भर करना चाहिए। लेकिन हमारा 12th का सिलेबस भी ऐसा है कि बच्चे जो है साल भर 12th ही करते रहते हैं और फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद फिर सीटी का टेंशन आता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 11th में जो मुझे ये देख रहा है तो वो जरूर यार 12th स्टार्ट होगा तो 12th के साथ पैरेलल में ही सीटी की तैयारी करना चालू करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और लास्ट में आप बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो साल भर 12th पे ही फोकस था या जेई पे फोकस था, सीटी पे नहीं था, और अब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद लास्ट के 30-40 दिनों में अच्छा करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बस आपको आपका जो पूरा दिन यूटिलाइज करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बना के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब 24 घंटे में से 14 से 15 घंटे आपको लगे रहना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स, फिर उसका सेल्फ स्टडी, उसके असाइनमेंट्स, उसके टेस्ट दे के अपने आप को तैयार करना होगा। और ज़्यादा टाइम, जैसे एक महीने में लगभग 3-4 महीने की मेहनत करनी होगी तो आप अच्छा कर पाएंगे। ओके सर, तो आपने बता दिया, बट अभी के टाइम में क्या होता है ना कि बच्चे मतलब स्टूडेंट्स बस यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियोस या कुछ मोटिवेशनल देखते रह जाते हैं एंड जो एक्चुअल पढ़ाई होता है वो नहीं करते। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? लाइक टाइम बहुत कम है और वो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कहीं भी देखो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी मुझे यहाँ बोलना चाहिए मोटिवेशन दो टाइप का होता है बच्चों। एक तो हम दूसरों के जरिए मोटिवेशन लेते हैं यूट्यूब वीडियोस देखकर, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है एक आग अंदर से आनी चाहिए, आप खुद को खुद मोटिवेशन दो और वो मोटिवेशन देने के लिए अपनी प्लानिंग बना के स्ट्रेटेजी जो आपकी होगी खुद की होगी, दूसरे की स्ट्रेटेजी पे भरोसा मत करो। आप अपने अवेलेबल टाइम को देखकर अपना प्लानर खुद बनाओ और अपने आप को डेली मोटिवेट करने के लिए अपने आप को अपना एम याद दिलाते रहो कि मुझे आगे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और अपने अंदर की आग को जगाए रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आया और आपको मोटिवेट किया और आप मोटिवेटेड हो गए, आपने शुरू किया फिर 2 दिन बाद ठंडे हो गए। कंसिस्टेंसी रखनी होगी, अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखना होगा तो ही होगा। और सिर्फ यहाँ वहाँ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखो। आपको जो यूजफुल वीडियोस है, कहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यूट्यूब के जरिए, किसी चीज़ की जानकारी आप चाहते हो, वो सारे वीडियोस देखो। बट अगर आपको डराने वाले वीडियोस कुछ होते हैं या कुछ गुमराह करने वाले वीडियोस होते हैं तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको। सर, तो अभी जो एमएचटी सीटी है उसमें हमको पता है कि पीवाईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो पीवाईक्यू लेके आपका क्या अप्रोच है एंड आपको क्या कहना चाहोगे जो अभी बच्चे पीवाईक्यू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनको पीवाईक्यू सही ढंग से नहीं मिल पा रहे, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो, जिसे कोई भी एग्ज़ाम होती है, जस्ट एमएसटीसीटी नहीं तो जेई हो या बोर्ड एग्ज़ाम भी हो, तो ज़्यादातर जो सिलेबस है वो फिक्स ही रहता है, उसी में से आएगा और घुमा फिरा के उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुकी होती हैं। और एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि भाई एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे सेट होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जो पीवाईक्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे ब्रह्मास्त्र बुक मैंने जो बनाई है उसका सॉल्यूशंस मैंने पूरा बनाया है हर एक चैप्टर का। उसमें मैंने क्या पाया सॉल्यूशन बनाते बनाते कि यार हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 2022 में भी आया था, 23 में भी आया और 24 में भी आया। कोई 2022 में आया था वो 24 में रिपीट हुआ, 2023 में आया था वो 24 में रिपीट हुआ। ऐसे करके बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है। अब 2025 के लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हो गए 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ था। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं 2021 से 24 के जो भी क्वेश्चंस है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज या तो नंबर चेंज करके रिपीट होने के चांसेस है। वो आप करते हो तो आपका सिलेबस भी तैयार होता है और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी अच्छी से होती है। तो सर ने
आपको पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस बता दिया एंड ब्रह्मास्त्र बुक के बारे में बताया, जो कि अगर आप चाहो तो ले सकते हो। एंड आगे हम बात करें तो अभी क्या होता है, बच्चे के मन में सवाल रहता है कि यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स भी है और लोगों का क्रैश कोर्स भी है, आपका भी है और बाकी और टीचर्स का भी है। तो आपका क्या कहना है कि फ्री लेक्चर्स और क्रैश कोर्स में क्या डिफरेंस है एंड क्या बोलना चाहोगे? यूट्यूब पर फ्री कोर्स भी बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स पढ़ाते हैं और सबका क्रैश कोर्स भी होता है। तो यूट्यूब और जो ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स होता है, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यूट्यूब पर सब फ्री होता है बट उसमें एड्स चलते हैं, और जैसे कि ऐप के अंदर जैसे कोर्सेज होते हैं वो एक फॉर्मेट में होते हैं, सारी चीज़ें एक के बाद एक कलेक्टिव फॉर्मेट में फोल्डर्स में होती हैं, टेस्ट वगैरह होता है, उसमें डीपीपीज होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चा जो है एक कोर्स के जैसे उसको पढ़ सकता है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है उस हिसाब से। यूट्यूब पे अगर सिंक्रोनाइज तरीके से सब चीज़ मिले तो यूट्यूब भी बेस्ट होता है, यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बट यूट्यूब के भरोसे जो बच्चे रहते हैं उनको खुद होके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को ध्यान में रखना, चीज़ों को सीक्वेंस में देखते रहना, खुद का प्लानर बना के कि मुझे ये चैप्टर करना है तो ये लेक्चर से करना है, इस तरीके से। और कोर्स जो होता है उसमें कैसा होता है कि सब कुछ सेट होता है कि बच्चे के लिए इतना टारगेट फिक्स है कि ये इतना करना ही है, ऐसे करना है, इसका ये टेस्ट है, इसका रिजल्ट इतना आना चाहिए, और ये सब होता है। तो ऐप के अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं, एडवर्टाइज भी नहीं चलते, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं। ऐप के अंदर जो भी कोर्सेज होते हैं पेड होते हैं, तो टीचर्स बहुत जान लगा के ज़्यादा टाइम पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, कम टाइम में चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं कि जो चाहते हैं कि अच्छा टारगेट सेट करके रखा है परसेंटाइल का आपने, तो आप क्रैश कोर्स के जरिए करेंगे तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले सकता किसी का क्रैश कोर्स, तो आप यूट्यूब के जरिए भी कर सकते हैं। बट ऐसे में आपको अपना मेंटर बहुत सावधानी पूर्वक चुनना है, क्योंकि ये जो सीटी एग्ज़ाम आप एक बार देने वाले हैं, उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आप पूरे जो भी जिससे भी पढ़ते हैं टीचर से प्रॉपर एक मेंटर से लेके कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट इस टीचर से ही पढ़ना है और आगे बढ़ना है, उसका रिव्यू ले लीजिए, बाकी जो अपने सीनियर्स है उनसे बात कर लीजिए, सजेशन लीजिए कि कौन से टीचर से मैं पढ़ूँ तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक बार अगर आपका गलत डिसीजन हो गया, फिर आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं आए, तो या तो आपको ड्रॉप लगेगा या तो आपको ये फील्ड छोड़ के किसी और डिग्री में जाना पड़ेगा। ओके सर, तो सर ने बता दिया, अगर तुम चाहो, तुमको पता है तुमको क्या करना है। सर ने जो अपना उनका एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मार्केट मतलब सर का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया। तुम्हारा लास्ट डिसीजन तुम्हारा रहेगा कि तुमको क्या करना है। अभी हम बात करें मॉक टेस्ट के बारे में। जैसे कि अभी क्या होता है, मुझे ऐसा कमेंट आते हैं कि भैया मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ और मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मैं पढ़ रही हूँ बट मेरे को मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो मॉक में हम मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट को क्या आपका? देखो, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं और आपने अपीयर किया, तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आपने उस टाइप के प्रैक्टिस नहीं किए हो। आपने उस चैप्टर, जैसे लॉजिक चैप्टर की तैयारी करी, लॉजिक चैप्टर के जिन क्वेश्चन की तैयारी की, मॉक टेस्ट में उसमें कुछ अलग हटके भी होगा, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो आपको सबसे बड़ा तो यही है कि पहले मॉक टेस्ट मत दो, पहले जो भी चैप्टर आप तैयार करते हो उस चैप्टर का पहले सिनॉप्सिस या कंसेप्ट देख लो, टॉपिक्स देख लो, मतलब उसमें कितने फॉर्मूले हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के फॉर्मूले या शॉर्टकट यूज होते हैं। उसके बाद आपको उस चैप्टर के हर टॉपिक के ऊपर जो है एमसीक्यू या तो पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, सारे टॉपिक्स। और एक बार आप सारा उस चैप्टर को अच्छे से कवर करते हो, फिर आप मॉक टेस्ट पे जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नहीं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो तुरंत मॉक टेस्ट पे जंप नहीं करना, पहले जो भी चैप्टर का मॉक टेस्ट देना उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, फिर आप मॉक टेस्ट पे जाओ। ओके सर, तो अभी एक महीना ही बाकी है, आप 40 दिन बाकी है जो बोले। इस टाइम पे बच्चों को कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, लाइक कि पहले तो अपने आलस को दूर करो, अपना टारगेट सेट करो कि मेरे पास 30-40 दिन जो बचे हैं उसमें मैं पूरा का पूरा अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस सीटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बेसिस पर ही एडमिशन होने वाला है। आपका बेस्ट कॉलेज मिलेगा, बड़ा कॉलेज, एवरेज कॉलेज, जो ब्रांच मिलेगा वो इसी पे सब डिपेंड है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि ये जो आखिरी महीना है इसमें अपनी पूरी ताकत लगा लो, जी जान लगा के, प्लानर बना के सुबह से लेकर रात तक सारे जो तीनों सब्जेक्ट है उसकी चैप्टर वाइज पढ़ाई करते रहो। जो मैंने बताया, कंसेप्ट करो, पूरे चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखो, उसके बेसिस पे सारे एमसीक्यू पीवाईक्यूज देखो, ताकि आपको वो चैप्टर एकदम डिटेल में समझ में आ जाए और उसका कोई भी क्वेश्चन आया, अगर बदल के भी आया तो आपको करने आना चाहिए, तो आपका बेस्ट हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि 200 मार्क का पीसीएम का सीटी एग्जाम है तो 200 में से 200 ही लाना है। आप 150 तक भी पहुंचते हो तो 99 टच हो जाएगा आपका, है ना।
तो इस तरह से। और इस बार थोड़ा सा जैसे मैंने एक वीडियो डाला है कि जो एनरोलमेंट ज़्यादा हुए हैं हाँ। पिछले साल के कंपेयर में, उसको भी ध्यान में रखना है। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको अभी से मेहनत की तैयारी रखनी है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बच्चे 11 से सीटी की प्रिपरेशन करते हैं और कुछ लोग लास्ट में आते हैं जब उनका जेई खराब जाता है किसी भी XYZ रीजन की वजह से, एंड एमएचटी सीटी पे आते हैं, उनको बहुत सेल्फ डाउट रहता है कि मेरा जेई वहाँ पे खराब हो गया, एमएचटी से अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, या बहुत लोग एमएचटी सीटी को बहुत छोटा एग्जाम समझते हैं एंड बोलते हैं कि अगर जेई कर रहे हैं तो उनका एमएचटी सीटी अपने आप हो जाएगा। बट रियलिटी अलग है कि बहुत बच्चों को जेई में अच्छे आ जाते हैं बट एमएचटी में खराब आते हैं, बट 75% क्राइटेरिया कंप्लीट ही नहीं होता 12th में, जिस वजह से उनको ढंग से ना सीटी से कॉलेज मिल पा रहा है ना जेई से कॉलेज मिल पा रहा है। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखो ये तो जैसे मैंने मेरे वीडियोस में बताया हुआ कि बहुत सारे जो कोचिंग इंडस्ट्री का एक स्ट्रेटजी होता है कि बच्चा साइंस में आ रहा है तो उसे 11-12 के साथ पेरेंट्स को जेई बोल के चिपका दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि जेई मैं क्यों कर रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, जेई मेंस देना है, एडवांस देना है और जाना है, और वो इस हिसाब से तैयारी करते हैं। 12th में 75% का क्राइटेरिया, ओके टॉप 20% आइल, ये सारी चीज़ें होती है। जेई मेंस क्लियर हुआ तो ही एडवांस। बट कुछ बच्चे सिर्फ दोस्त लोग जा रहे हैं या पेरेंट्स ने बोला या कोचिंग क्लास ने बोला इसलिए भी जेई के पीछे पड़ते हैं, और फाइनली वो तैयारी तो करते हैं लेकिन जेई का जो लेवल है उस लेवल में जो भी चाहिए वो हो नहीं पाता। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपका टारगेट आईआईटी या एनआईटीज है तो ही आप जेई के पीछे पड़ो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज सीईटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बड़े बड़े, वो सीईटी के बेस पे ही एडमिशन लेते हैं, ओके। और दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर जो सीईटी है उसका लेवल सबसे हाई है, ओके। अगर आपने जेई की तैयारी की है तो कहीं ना कहीं जेई और एमएसटीसीटी का 70-80% सिलेबस सेम ही है, तो वो तैयारी आपको सीईटी में काम आती है। आपने जो जेई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे सीईटी में भी वही सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आप जेई की तैयारी कर चुके हैं और सीईटी देना चाहते हो। तो ऐसे बच्चों को सीईटी पे भी फोकस करना चाहिए और सीईटी को मन लगा के करना चाहिए, ऐसे हल्के में लेके नहीं करना चाहिए। तो आप सीईटी में भी अच्छा अगर परसेंटाइल लाते हो तो हो सकता है कि जेई के बेस पे आपको अच्छा कॉलेज ना मिले लेकिन सीईटी के बेस पे अच्छा कॉलेज मिल जाए। ओके, तो जितने भी इम्पोर्टेंट डाउट्स थे आज की लास्ट टाइम तुमको रहते हैं मतलब सर ने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर दिया रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दिनेश सर आपको थैंक यू। आप क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। थैंक यू सर। नहीं, नीतीश आज मिलने आए स्टूडियो में, हमें बहुत अच्छा लगा। और नीतीश के 2 फ्रेंड्स भी आए हैं साथ में, वो इनके व्लॉग्स में दिख जाएंगे। और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और काफ़ी अच्छा लगा कि जो हमारे पुराने बैचेस है, नीतीश ने बताया कोर्स में थे, हाँ, क्रैश कोर्स में थे, और VJTI में अभी है नीतीश। तो बहुत सारे बच्चे हमारे हर कॉलेजेस में गए हैं, तो उनसे मैं मिलते रहता हूँ। अभी फ़िलहाल जैसे मैंने इनको ही बताया, आपको ही बता रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे मेरे कि नांदेड़ के कॉलेज में गया था मैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, पिल्लई कॉलेज में गया था, और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पर जो बच्चे मिल रहे हैं उनसे पिछले मतलब उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सारे स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड हर कॉलेज में हर ईयर में मुझसे पढ़े हुए बच्चे रहते हैं और वो वहाँ मिलते हैं मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही तो हमारा रियल मोटिवेशन है, रियल कमाई यही है। बहुतों के लिए कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लाइफ में आगे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ अर्न भी कर रहे हैं, या अपनी डिग्री पूरी करके बड़ी से बड़ी कंपनीज में प्लेस हो रहे हैं। और हम यही आपके साथ भी चाहते हैं कि आपका भी अच्छा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन नीतीश, आपके लिए बधाई हो, फ्यूचर के लिए सब अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।